स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रीडिंग परीक्षा पे। दोस्तों, आज की इस प्रीवियस ईयर कड़ी में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराए गए एक अन्य एग्ज़ाम के हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस को, जो कि आपके आगामी यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो ये हिंदी व्याकरण है सभी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए सही रहेगा। तो देखते हैं आज के हमारे इस सेशन को, जो कि पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। जो मुश्किल से प्राप्त हुआ उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अलभ, ऑप्शन बी सुलभ, ऑप्शन बी दुर्लभ या फिर ऑप्शन डी अलंघ। दोस्तों, एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं, इसमें हमने कुछ फ्रेम नहीं किया है और आंसर भी हमारे ऑफिशियल ही रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि दुर्लभ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। ऑप्शन ए यथास्थितिवादी, ऑप्शन बी आदर्शवादी, ऑप्शन सी भाववादी या फिर ऑप्शन डी अवसरवादी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि अवसरवादी अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले व्यक्ति को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। ऑप्शन ए भूगर्भवेत्ता, ऑप्शन बी पुरातत्ववेत्ता, ऑप्शन सी नीतित्व शास्त्री, ऑप्शन डी भूकंपवेत्ता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए भूगर्भवेत्ता, यानी कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी सूर्य का सारथी, ऑप्शन सी कुमकुम या फिर ऑप्शन डी बिंबा फल। अरुण का समानार्थी नहीं है पूछा है हमसे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि बिंबा फल जो है वह अरुण का समानार्थी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? ऑप्शन ए टीला, ऑप्शन बी श्रेष्ठ, ऑप्शन सी बड़ा या फिर ऑप्शन डी उठा हुआ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि जो बड़ा शब्द है वह उच्च का समानार्थी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? दोस्तों, कनक बार बार आपने देखा होगा यमक अलंकार के एग्जाम्पल्स में। वहाँ पे दो चीज़ों को आप देखते होंगे, सोना और धतूरा, लेकिन यहाँ एक और चीज़ आपको जानने के मिलेगी, जो कनक के 3 अर्थ जानने को मिलेंगे। इनमें पूछा है नहीं है, तो राइट आंसर मक्का हो जाएगा, क्योंकि कनक का अर्थ मक्का नहीं होता है। कनक का अर्थ सोना, धतूरा और गेहूँ भी होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी विशेष्य, ऑप्शन सी कारक या फिर ऑप्शन डी विकृत अव्यय। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि विशेष्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन ए कौवा के अंत में ई लगाते हैं, ऑप्शन बी कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, ऑप्शन सी कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं या फिर कौवा के पहले मादा लगाते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि कौवा को स्त्रीलिंग बनाते समय हम उसके आगे मादा लगा देते हैं तो बन जाता है मादा कौवा। क्या बन जाता है? मादा कौवा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। मंत्री शब्द का पुल्लिंग क्या है? ऑप्शन ए मंत्री शब्द का लिंग क्या है? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नपुंसक लिंग या फिर ऑप्शन डी उभयलिंग। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हिंदी में लिंग 2 ही होते हैं, या तो पुल्लिंग या तो स्त्रीलिंग। तो इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि पुल्लिंग। पुल्लिंग कैसे
मंत्री, मंत्री आए मंत्री गए, मंत्री आई मंत्री गई नहीं कहा जाता, मंत्री आए और मंत्री गए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नपुंसक लिंग या फिर ऑप्शन डी उभयलिंग। तो इसको भी याद रखिएगा, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि वर्णमाला के अधिकांश अक्षर किस लिंग के होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा या फिर विधुर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, भेड़ का भेड़ा बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 5। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि हिंदी में सिर्फ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए हम, ऑप्शन बी तुम, ऑप्शन सी वे या फिर ऑप्शन डी सब। तो दोस्तों मैं क्या है, मैं यहाँ पे सर्वनाम है और किस पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं और हम ऐसे शब्द उत्तम पुरुष में आते हैं, तो यहाँ पे मैं का बहुवचन हो जाएगा हम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? ऑप्शन ए अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं, ऑप्शन बी अंतिम स्वर को हटाकर यहाँ लगा देते हैं, ऑप्शन सी दीर्घ ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं, फिर दीर्घ ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद ओ लगा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। इस क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे उसके एक एग्जाम्पल से। जैसा कि हम लेते हैं कोई शब्द ही हम ले लेते हैं स्त्री। क्या ले लेते हैं? स्त्री ले लिए, स्त्री ले लीजिए, या फिर कई ऐसे शब्द हैं, स्त्री हुआ, फिर से क्या नारी हुआ, नारी ही ले लो, नारी ले लेते हैं। तो हम इसमें करते क्या हैं कि जो दीर्घ ई है इसको ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी फारसी या फिर ऑप्शन डी उर्दू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि हिंदी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है, कुलन में केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलित कालीन किलकत है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार या फिर ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे क वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार या फिर ऑप्शन डी यमक अलंकार। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ पे देखिए मन की बार बार आवृत्ति हो रही है। एक मनका का अर्थ है मोतियों की माला, और एक है मन का, मन अपने मन से है, मन का दोष नहीं मिटा, कितना भी आप मोतियों की माला फेर लें। तो यहाँ पे दो अर्थ, एक शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है और हर बार अलग अलग
अर्थ लेके आया है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि यमक अलंकार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस युक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मजहब, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी सत्कर्म या फिर ऑप्शन डी कर्तव्य। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि गुण और श्रृंगार या फिर उसका शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झूके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ दूसरी पंक्ति पूछा है। ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी यमक या फिर ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो जनु मनु जन हूँ ज्यों हूँ ऐसे शब्द आए तो वहाँ पे आप याद रखेंगे, डायरेक्ट बताना है आपको कि वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोस्तों अलंकार के लिए आप कभी भी अर्थ न निकालने का प्रयास करें, आप ट्रिक से ही निकालें, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। आमरण में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, यहाँ पे द्वंद्व होगा, द्वंद्व समास, या फिर ऑप्शन डी द्विगु समास। आमरण, तो इसका जब आप करेंगे तो आ प्लस मरण, तो इसमें आपको पहला शब्द अवयव दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अवयव दिख रहा है, तो यह हो जाएगा अव्ययी भाव समास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ऑप्शन ए पूर्व पद, ऑप्शन बी उत्तर पद, ऑप्शन सी दोनों पद प्रधान या फिर ऑप्शन डी कोई तीसरा पद प्रधान। पूर्व पद तो प्रधान होता है अव्ययी भाव में, उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष में, और तीसरा पद प्रधान होता है बहुब्रीहि में, और द्वंद्व में दोनों पद समान होते हैं, जैसे कि माता और पिता। माता और पिता में दोनों पद ही प्रधान हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। सूक्ति का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सु प्लस उक्ति, ऑप्शन बी सु प्लस उक्ति, ऑप्शन सी सुक्त प्लस ई, ऑप्शन डी सु प्लस ती। तो सूक्ति का कौन सा सही संधि विच्छेद सही है? तो इसमें जो है हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बन जाते हैं बड़ा ऊ, और यह कौन सी संधि है? तो यह संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। नरेश का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए नर प्लस एस, ऑप्शन बी नरे प्लस स, ऑप्शन सी न प्लस रेस, या फिर ऑप्शन डी नर प्लस ईस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि नर प्लस इस इसका सही संधि विच्छेद होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। तथैव का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए तथा प्लस एव, ऑप्शन बी तथ प्लस एव, ऑप्शन सी तथैव प्लस एव, ऑप्शन डी त प्लस थैव। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि तथा प्लस एव। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए अतिया प्लस चार, ऑप्शन बी अत प्लस आचार, ऑप्शन सी अति प्लस आचार, या फिर ऑप्शन डी अत्या प्लस चार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि अति प्लस आचार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए नाव प्लस एक, ऑप्शन बी नौ प्लस एक, ऑप्शन सी ना प्लस विक, या फिर ऑप्शन डी नावी प्लस क। तो यहाँ पे आपको पढ़ के ही लग रहा है कि नाविक जो लिखा है इसमें कहीं ना कहीं ना आव लग रहा है। क्या लग रहा है? आव लग रहा है। तो यह तो आयादी स्वर संधि होगी, इतना तो कंफर्म हो गया। और आव कब लगता है? तो उसमें चार ही कंडीशन बनते हैं। एक तो बनेगा अय, या बनेगा आय, या बनेगा औ, या बनेगा आओ।
ठीक, तो यही कंडीशन बन रही है। ये कंडीशन कब बनती है? ये कंडीशन बनती है डबल मात्रा पे, सबसे बड़ी वाली औ की मात्रा पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी 9 + 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए उत प्लस ज्वल, ऑप्शन बी उज प्लस ज्वल, ऑप्शन सी उज प्लस वल, ऑप्शन डी उजु प्लस ज्वल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, उज्ज्वल हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए दिग प्लस अंबर, ऑप्शन बी दिग प्लस अंबर, ऑप्शन सी दिक प्लस अंबर, या फिर ऑप्शन डी दिक प्लस अंबर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि दिक प्लस अंबर। आधा क रहेगा यहाँ पे और ये पूरे अ से मिलेगा, तो यह बन जाएगा वर्ग का पहला अक्षर किसी स्वर से मिलता है तो वह बन जाता है उस वर्ग का तीसरा वर्ण। तो यहाँ पे वही हुआ है और यह एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए उत प्लस लंघन, ऑप्शन बी उत प्लस लंघन, ऑप्शन सी उल प्लस लंघन, या फिर ऑप्शन डी उ प्लस लंघन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि उत प्लस लंघन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। ऑप्शन बी बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है। ऑप्शन सी बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है। ऑप्शन डी बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं। देखते हैं, पहला ऑप्शन तो सही लग रहा है, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है नहीं, यहाँ पे जाते रहता तो फिर भी सोचते। बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है, ये भी होता आ गया। बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं, नहीं बढ़ता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कृपया करके खुले पैसे दें, ऑप्शन बी कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, ऑप्शन सी कृपया खुले पैसे दें, ऑप्शन डी कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। ऑप्शन डी तो कट जाएगा, क्योंकि कृपया कृपया बार बार आ गया, इसलिए ऑप्शन ही कट जाएगा। और आगे देखते हैं अन्य ऑप्शंस की तरफ। तो पहला ही ऑप्शन हम देखते हैं, कृपया करके खुले पैसे दें। कृपया करके खुले पैसे नहीं दें, कृपया खुले पैसे करके दे। अगर ऐसा होता तो हम इसको एक बार सोचते भी, तो यह भी कट गया। तीसरा देखते हैं, कृपया खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें। कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई। ऑप्शन बी चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई। ऑप्शन सी चिड़िया दनादन 5 दाना चुग लिए। ऑप्शन डी चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई। तो यहाँ तो चिड़िया ने नहीं होगा, अगर यहाँ ने नहीं होता तो इसको सही मान सकते थे। ऑप्शन सी देखते हैं, चिड़िया दनादन 5 दाना चुग लिए, नहीं, चिड़िया ने यहाँ पे होगा। ऑप्शन डी चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई। 5 दाने होता तो यहाँ सही होता, दाने होता दाना की जगह, तो सही होता। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं। भारत में नहीं होगा, भारत ने होता तो सोचते भी। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च की है नहीं होगा। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था। ऑप्शन बी बत्तखों के झुंड पानी में तैर रहा था। ऑप्शन सी बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहे थे, या फिर ऑप्शन डी बत्तखों का झुंड पानी में तैरते थे।
तो इसमें जो दिख रहा है आपको साफ साफ कि राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था। ये सब बाकी गलत हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य वही है, चयन करना है। ऑप्शन ए, नदियों के पानियों में पानियों नहीं होता है, पहले ही गलत हो गया। नदियों के पानियों, जहाँ पानियों आया सब काट दो पहले। नदियों के पानी से सिंचाइयाँ की जाती है, सिंचाइयाँ नहीं, सिंचाई ही होता है। ये राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए, किसी अन्य जीव को आदमी में परिवर्तित होना, आदमी जैसा दिखना, अच्छा व्यवहार करना, कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनना। राइट आंसर इज अच्छा व्यवहार करना या अच्छा व्यवहार सीखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आँख किरकिराना, लज्जा दूर होना। आँख खुल गई मतलब इसका सही ज्ञान हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपर्युक्त अर्थ है। ऑप्शन ए, मदद करके मदद की उम्मीद करना। ऑप्शन बी, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। ऑप्शन सी, घृणा के बदले प्रेम करना। या फिर ऑप्शन डी, कष्ट सहकर परोपकार करना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। इसी को बोलते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपर्युक्त अर्थ है। ऑप्शन ए, अपने आसपास की परवाह न करना, जहां जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना, निकट के दोष को न देख पाना। तो राइट आंसर इज यही होगा, निकट के दोष को न देख पाना, जिसे बोलते हैं चिराग तले अंधेरा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपर्युक्त अर्थ होगा। ऑप्शन ए, बाधा मुक्त होना। ऑप्शन बी, एक नई मुसीबत में पड़ना, मुसीबत ही मुसीबत। ऑप्शन डी, मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि एक मुसीबत से हटे नहीं कि दूसरी मुसीबत को का पड़ आ जाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। किनारे लगना मुहावरे का उपर्युक्त अर्थ है। ऑप्शन ए, किसी कार्य का समाप्त होना। ऑप्शन बी, डूबने से बचना। ऑप्शन सी, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना। या फिर ऑप्शन डी, नदी पार करने में असफल होना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि किसी कार्य का समाप्त होना बोलता जाता है किनारे लगना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। उथला शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए, गहरा। ऑप्शन बी, छिछला। ऑप्शन सी, समतल। या फिर ऑप्शन डी, उभार। विलोम पूछा है, पर्यायवाची नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि उथला शब्द समतल का विलोम है, जबकि गहरा और छिछला आपस में विलोम शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। स्वर्ग शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए, वैकुंठ। ऑप्शन बी, देवलोक। ऑप्शन सी, नरक। या फिर ऑप्शन डी, परमधाम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि स्वर्ग का विलोम नरक होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। राग शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए, अनुराग। ऑप्शन बी, विराग। ऑप्शन सी, आसक्ति। या फिर ऑप्शन डी, अनुरक्ति। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि अनुराग का विलोम होगा, वह होगा विराग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। सूक्ष्म शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए, स्थूल। ऑप्शन बी, बारीक। ऑप्शन सी, क्षीण। ऑप्शन डी, पतला। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि सूक्ष्म का विलोम स्थूल होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। स्वाधीन शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए, स्वतंत्र। ऑप्शन बी, स्वच्छंद। ऑप्शन सी, पराधीन। या फिर ऑप्शन डी, निरंकुश। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि स्वाधीन का विलोम पराधीन होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। सन्मार्ग शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए, सहज मार्ग। ऑप्शन बी, सुमार्ग। ऑप्शन सी, अमार्ग। या फिर ऑप्शन डी, कुमार्ग। तो राइट आंसर इज
ऑप्शन डी कुमार्ग। सन्मार्ग का अर्थ होता है अच्छे रास्ते पे चलना, जबकि कुमार्ग हो जाता है बुरी संगत में पड़ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। घृणा शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी नफरत, ऑप्शन सी प्रताड़ना या फिर ऑप्शन डी हिंसा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि घृणा शब्द का विलोम प्रेम होगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? यह पूछा है कि पर्यायवाची नहीं है। अचल, अचल बी ऑप्शन अचला, ऑप्शन सी गिरी या फिर ऑप्शन डी आद्री। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि अचला पहाड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए जलद, ऑप्शन बी तोयज, ऑप्शन सी घन या फिर ऑप्शन डी अभ्र। तो हमारा राइट आंसर होगा, वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो तोयज शब्द है वह ही हमारा बादल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जलद, घन और अभ्र तीनों बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा यूपी SSSC द्वारा कराया गया एक पेपर के हिंदी के प्रश्नों को, और इसी तरह आपके आगे भी हम लाते रहेंगे हिंदी या फिर GK GS के प्रश्नों को, जो यूपी SSSC के द्वारा कराए गए हैं, जो कि आपके यूपी SSSC एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।